स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट जो है उसके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 2018 से लेकर के 22 तक के सभी PYQs को हम PYQs के सेशन रखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इससे पहले हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए 2018 से लेकर के 2020 तक के सारे PYQ सेशन जो थे वो हमने डाल चुके हैं। एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हम PYQs, तो PYQs देखने से पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेफिनेशन है बुकिश लैंग्वेज है वो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, मतलब आप कहीं से भी उसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कोई डेफिनेशन लैंग्वेज से नहीं पढ़ेंगे। आज हम उसको एक किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आप सभी ने एलन ट्यूरिंग का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1950 में एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर पब्लिश किया था, जिनका जो शीर्षक था, मतलब कि जो हेडिंग थी वो था कि कैन मशीन्स थिंक्स। इसका मतलब कि क्या मशीन सोच सकते हैं। तो अभी भी हम इसका आंसर क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि हमारा क्या मेन एम क्या है कि हम मशीन को ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो वो खुद से डिसीजन ले, मतलब कि वो ह्यूमन की तरह वर्क करे, उनकी तरह बिहेव करे और उसके बाद फिर डिसीजन ले। ऐसा हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम इस चीज़ को एक नॉर्मल रियल लाइफ के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स में हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है, एक मेजर एप्लीकेशन है जो आप अक्सर करके यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी हो गया या फिर एलेक्सा हो गया। तो ये सारे जो सिस्टम्स जो एप्लीकेशंस है वो किस पे वर्क हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही वर्क हो रहे हैं। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई भी किसी से भी रिलेटेड थ्योरी जो क्वेरीज होते हैं उसको हमें टाइप भी नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ उसको बोल के, वो भी अपनी लैंग्वेज में हम बोल के उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं। तो वो क्या करता है, आप जो भी क्वेरी देते हैं अपनी लैंग्वेज में उसको वो कन्वर्ट करता है NLP में। NLP के थ्रू वो कन्वर्ट करता है, मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपका जो लैंग्वेज है उसको वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है। फिर आपका जो भी क्वेरी होगा उससे रिलेटेड वो आंसर्स आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो गूगल है वो सिर्फ गीगाबाइट या फिर टेराबाइट में डेटा को हैंडल नहीं कर रहा है, वो अब कहाँ तक पहुँच गया है, पेटाबाइट एक्साबाइट तक के आपके जो जितने भी डेटा है उसको हैंडल कर रहा है। मतलब इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिनको वो हैंडल कर रहा है। और फिर भी आपका जो छोटा से छोटा क्वेरी रहता है, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, उसको वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, सेकेंड्स में करता है, मिली सेकेंड्स में करता है, चाहे वो कैसा भी क्वेरी हो। तो इन सब के पीछे कैसा काम हो रहा है, मतलब कि क्या काम कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एल्गोरिथम्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो एक हमने ये एग्जांपल लिया, एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा स्मार्ट कार का। स्मार्ट कार जिसको किसने लॉन्च किया था, टेस्ला कंपनी ने लॉन्च किया था। आज भी US में मोर देन 30,000 जो है स्मार्ट कार्स है वो वहाँ रन हो रहे हैं। ये कैसे टाइप का कार है, मतलब इसमें ये पूरा ड्राइवरलेस रहता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आप सीधा उसमें सिंपल क्या करेंगे, एक डेस्टिनेशन, आपका जो भी डेस्टिनेशन है वो आप उसमें टाइप करेंगे, मतलब रख देंगे। और उसके बाद फिर वो जैसे कि ह्यूमन जैसे ड्राइव करता है ना कार, बिल्कुल वैसे ही वो क्या करेगा, आपके कार को ड्राइव करेगा और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। मतलब कि कब ब्रेक लगाना है, कब उसको स्पीड अप करना है, कहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो उसे रुकना है, ये सारी चीज़ें की जो प्रोसेसिंग होगी वो उस स्मार्ट कार में वो खुद से ऑटोमेटिकली करता है। इसका मतलब कि इनके पीछे भी क्या है, AI है। मतलब जितने भी एल्गोरिथम्स हैं हमने उनका यूज़ करके स्मार्ट कार्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि एक ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन की तरह, जैसे ह्यूमन क्या करता है, सोचता है,
लर्न करता है, सीखता है, उसके बाद फिर डिसीजन लेता है। वैसे ही हम मशीन में भी क्या करना चाहते हैं, उसी तरीके के फीचर्स डालना चाहते हैं कि वो पहले सोचे, मतलब जो भी डेटा है वो क्या करे, पहले स्टोर करे, फिर उस पर थिंक करे, मतलब सोचे, और उसके बाद फिर वो कोई डिसीजन ले। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम समझ सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया उससे आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिल ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि मर्ज साइकिल था ईयर दिसंबर 2020 और जून 21 का। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन रखा गया था। ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि 20 और 21 में पूछा गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको डिफरेंट टाइप के एजेंट से रिलेटेड पूछा गया है। मतलब आपको एक डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि विच एजेंट डील्स विथ हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट को कौन सा एजेंट डील करता है। आपको डिफरेंट टाइप के एजेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यूटिलिटी बेस्ड है, मॉडल बेस्ड है, गोल बेस्ड है और लर्निंग एजेंट है। तो इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए, एक होता है, एक और एजेंट होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, जिसका क्या नाम है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो ये याद रखिए आपको, मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको डिफरेंट टाइप के जो एजेंट है उसको मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है, ठीक है, उस पर हम फोकस कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है। रिफ्लेक्स मतलब कि जो हम क्विक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स मतलब कि जो भी एजेंट होगा वो क्या करेगा, क्विक डिसीजन लेगा, तुरंत डिसीजन लेगा। मतलब वो जैसे भी अपने एनवायरनमेंट में क्या करता है, परसेप्ट करता है, कोई भी चेंजेस को उसको महसूस होता है, ठीक है, वो सेंस करता है, तो वो क्या करेगा, तुरंत एक्शन परफॉर्म करेगा, तुरंत करेगा, बिना सोचे समझे। तो वो किस पे वर्क होता है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक रूम है, वहाँ पर जब 45 डिग्री से ग्रेटर होगा टेम्परेचर, तो जो आर्टिफिशियल मतलब जो AC है वो क्या करे, स्विच को ऑन कर ले। ठीक है, अब जैसे जैसे उसका 42 है डिग्री, 43 है, तब तक तो ठीक है। जैसे क्या होगा, टेम्परेचर 45 से ग्रेटर होगा तो जो एजेंट है वो क्या करेगा, तुरंत स्विच को ऑन कर लेगा। अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि वहाँ पर उस रूम में कोई हो ही ना, तो हमें AC ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ये चाहते हैं। या फिर हम चाहते हैं कि जो पर्सन है वो वहाँ पर स्विटेबल है, मतलब कंफर्टेबल है कि हमें AC की ज़रूरत नहीं है, हम अभी भी ठीक हैं करके कंफर्टेबल हैं, तो हम वहाँ पर भी AC नहीं चाहते। तो इस बेसिस में जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होगा वो वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करता है, वो जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस परसेप्ट करता है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, तुरंत बिना सोचे समझे एक्शन परफॉर्म कर देता है। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को कि ये कैसा होता है, फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है। मतलब जो एनवायरनमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, फुल्ली ऑब्जर्वेबल होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमें याद रखना है। और किस पे वर्क करता है, ऑब्जर्वेशन होगा, और वर्क किस में करेगा, इफ़ देन रूल में। इफ़ देन रूल की अगर इफ़ कंडीशन होगा, मतलब इफ़ होगी तो फिर हम ये रूल को अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन देंगे। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया रियल लाइफ का कि अगर 45 से डिग्री ग्रेटर हुई टेम्परेचर तो फिर वहाँ पर स्विच ऑन हो जाना चाहिए AC का। ठीक है, उस पर वर्क करना चाहिए। जैसे लेकिन मैंने उसमें क्या कंडीशन रखा कि अगर रूम में कोई नहीं है तो AC ऑन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई पर्सन है जिसको AC नहीं चाहिए तो ऑन नहीं होना चाहिए। तो उस बेसिस पे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क नहीं कर सकता। अब इसका ही एक एडवांस वर्जन है जो क्या है, मॉडल बेस्ड एजेंट। क्लियर है, मॉडल बेस्ड एजेंट क्या करता है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का एडवांस वर्जन है। मतलब कि अभी जो मैंने कंडीशन दी थी वो उसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो मॉडल है, मॉडल मतलब कि यहाँ पर नॉलेज बेस की बात की जाती है। इस नॉलेज बेस में वो क्या करता है, जो भी वो करेंट सिचुएशन में जो भी एक्सपीरियंस करता है उसको स्टोर कर लेता है। फिर जैसे जैसे वो लर्न करते जाता है, मतलब जैसे जैसे उसको कंडीशन मिलते जाती है वो क्या
करता है, पहले अपने नॉलेज बेस से उस चीज़ को रिलेट करता है, थिंक करता है, उसके बाद फिर एक्शन को परफॉर्म करता है। तो वो क्या हुआ, नॉलेज बेस्ड। यहाँ पर जो एजेंट है वो तुरंत डिसीजन नहीं ले रहा है, तुरंत एक्शन नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पहले सोच रहा है, अपना जो पहले से स्टोर किया हुआ है मेमोरी में उसके अकॉर्डिंग सोच रहा है, उसके बाद फिर डिसीजन ले रहा है। तो वो क्या हुआ, नॉलेज बेस्ड एजेंट हुआ। क्लियर है। उसके बाद आता है गोल बेस्ड एजेंट, जो कि मॉडल बेस्ड एजेंट का भी क्या है, एडवांस वर्जन है। अब गोल बेस्ड एजेंट में आपको पता, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको गोल के बारे में क्या है, पता है। ठीक है, आपने इनपुट भी दिया, आपको गोल के बारे में भी पता है। बस आपको किस पे वर्क करना है, सर्चिंग और प्लानिंग की काम करना है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, सर्चिंग एंड प्लानिंग। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई ट्रिप प्लान करते हैं, रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग कोई ट्रिप प्लान करते हैं, हमें लेह लद्दाख जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम सर्च करेंगे कि वहाँ का वेदर कैसा है, या फिर हम अगर कार से हम डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे कि हमें कार से जाना है, बाइक से जाना है, जैसे भी जाना होगा उसके लिए हम रूट सर्च करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम कोई एक्शन लेंगे और अपने गोल बेस में, यानी कि जो डिसीजन होगा, डेस्टिनेशन होगा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो वो किस पे वर्क होता है, गोल बेस्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है, वो गोल स्टेट पे फोकस नहीं करता, उसका जो मेन फोकस होगा वो यूटिलिटी पे रहता है। ठीक है, नॉट गोल। गोल पे तो पहुंचना है उसको, डेस्टिनेशन में तो वो जाएगा ही, लेकिन फोकस किस में रहता है, यूटिलिटी में रहता है। ये कैसा टाइप का रहता है, पार्शली ऑब्जर्वेबल रहता है, पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व नहीं करता है। क्लियर है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये क्या होता है, पार्शली ऑब्जर्वेबल होता है। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ हम एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सोचिए कि अगर आप यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, उस डेस्टिनेशन का आपने जीपीएस, बहुत सारे ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं, जीपीएस होते हैं, अदर ट्रैकिंग डिवाइस, तो आपने किसी में भी उसके लिए एक रूट फाइंड किया। रूट फाइंड किया तो क्या होता है, एक से ज़्यादा आपको रूट प्रोवाइड करता है, या फिर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होगा उस रूट को उसने बताया। अब आप उस रूट में क्या कर रहे हो, जाने के लिए आपने परफॉर्म स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आप जाना आप शुरू कर दिए हो। अब शुरू तो कर दिए हो जाना, लेकिन जैसे आप कुछ दूर पहुंचते हो तो हो सकता है वहाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। अब एक्सीडेंट होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भीड़ भड़क्का होगा, मतलब कि वहाँ आपको आगे जाने के लिए कुछ समय लग जाएगा वहाँ। अब जब आपने निकला, अपने घर से जब आप निकले, तब आपको पता था कि आप अपने गोल में किस समय पहुँचने वाले हैं। ठीक है, आपको अपने डेस्टिनेशन का कौन से टाइम पे आप पहुंचने वाले हो वो सभी आपके पास इंफॉर्मेशन है, और आप खुशी खुशी जा रहे हैं, मतलब अभी आप कैसे हैं, हैप्पी स्टेट में हैं। जैसे ही आप जाएंगे और आपको बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर वहाँ पर भीड़ हो सकती है, या फिर कोई धरना रख दिया है तो फिर वहाँ पर भीड़ हो सकती है। ठीक है, तब आपके पास वहाँ पर क्या हुआ, अनहैप्पी स्टेट हुआ। किस में चेंज हो गया, वो हैप्पी स्टेट अनहैप्पी स्टेट में चेंज हो गया। मतलब कि अब क्या हुआ कि अब जब आपने देखा भीड़ है, आप अनहैप्पी स्टेट में हुए, अब आप क्या करेंगे, उसके लिए एक अल्टरनेट रूट फाइंड करेंगे, मतलब आप कहीं और से जाने की कोशिश करेंगे, और फिर आप उसके लिए कोई आपको रूट मिल गया तो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, उस रूट पे जाओगे, और उस रूट पे जाने के बाद आप सीधा कहाँ पहुँचोगे, अपने गोल नोड में। तब आप फिर किस में पहुँच गए, हैप्पी स्टेट में पहुँच गए। इसका मतलब जो यूटिलिटी गोल बेस्ड एजेंट होता है वो किस पे वर्क करता है, किस पे डील करता है, हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट में। पूरी तरीके से ये ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, इमोशनल जो बिहेवियर होता है, हैप्पी और अनहैप्पी, उस पर डील करता है। तो क्वेश्चन उसी पे पूछा गया था कि विच एजेंट डील्स विथ हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट। तो हमने देखा कि वो किस पे वर्क करता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। आपको क्या प्रोवाइड करता है, अच्छा से अच्छा डिसीजन प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या करोगे, एक्शन आपके लिए करेगा, जिससे आप अनहैप्पी से हैप्पी स्टेट में पहुंच जाते हैं। क्लियर है। तो ये था कुछ डिफरेंट टाइप के एजेंट।
लर्निंग एजेंट नाम से कोई भी एजेंट बेस्ड मॉडल नहीं होता है। तो मैंने जितना भी एजेंट था वो आपको बताया, उसके की पॉइंट्स बताए हैं, आपको उतना को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 स्टेटमेंट के बेस में। स्टेटमेंट आपको दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज ऑप्टिमल व्हेन ऑल स्टेप कॉस्ट आर इक्वल, वेयर एज यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज ऑप्टिमल विथ एनी स्टेप कॉस्ट। अब ये जो स्टेप कॉस्ट है वो क्या है, तो स्टेप कॉस्ट जब हम किसी एक नोड से दूसरे नोड में पहुंचते हैं तो पहुंचने की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू होगी किसी भी तरीके का, तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेप कॉस्ट के नाम से जान रहे हैं। क्लियर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म सर्च कॉस्ट सर्च क्या होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप लोग पढ़े होंगे, आपको डेफिनेशन भी पता होगा कि वो हमेशा कैसा करता है, लेवल वाइज लेवल काम करता है। ठीक है, वो हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करेगा और फिर वहाँ से वो क्या करेगा, अपना शैलोएस्ट नोड को ढूंढेगा, मतलब अपना नेबर नोड के पास, अपनी जो पास वाली नोड होगी उनके पास जाएगा और उनसे वो सर्च करते हुए अपने सारे लेवल्स को क्या करेगा, सर्च मारेगा। ठीक है, और उस तरीके से फिर वो क्या होगा, अपने गोल नोड पे क्या करेगा, पहुँचेगा। तो ये लेवल वाइज लेवल क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करता है, वो मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट के ऊपर काम करता है। अब मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट क्या है, इसी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी ही बात कर रहा है कि आप वो जहाँ से स्टार्ट किया, रूट नोड कहीं से भी सोर्स नोड से स्टार्ट किया, तो सोर्स नोड से स्टार्ट करेगा और हर एक नोड में जाएगा। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड नोड में जाएगा और उसका क्या करेगा, मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट को फाइंड करेगा। ठीक, जिसका क्यूमुलेटिव कॉस्ट मतलब ये जो स्टेप कॉस्ट है वो जिसका कम रहेगा वो उसको क्या करते जाएगा, सर्च करते जाएगा। और ये दोनों ही क्या करते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम गोल नोड तक बहुत अच्छे कॉस्ट के साथ, मतलब कम से कम कॉस्ट के साथ, बेस्ट सोल्यूशन के साथ अपने गोल नोड तक पहुँचते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो क्या है, ट्रू है। सेकेंड बात करते हैं, व्हेन ऑल स्टेप कॉस्ट आर सेम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक्सपांड्स, ये एक्सपांड्स होगा मोर नोड एट डेप्थ डी देन ब्रेथ फर्स्ट सर्च। कहने का मतलब ये है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च से ज़्यादा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करता है, नोड्स को एक्सपांड करता है, मतलब विजिट करता है। ठीक है, तो अब इसमें ये बोल रहा है कि हमें यहाँ से क्या करना है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम एक एक करके जो भी उसका नियरेस्ट नोड होगा, जिस भी वो नोड में पहुँचेगा, उसके बाद उसका जो भी नियरेस्ट नोड होगा, अगर हम यहाँ हैं तो उसका नियरेस्ट नोड ये होगा, उसके अकॉर्डिंग सर्च करते जाएगा और जहाँ गोल हम लोग को मिला, गोल नोड, हम वहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। क्यूमुलेटिव क्या करता है, गोल नोड पहुँचने तक के उसको अपना सभी नोड पे क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट चाहिए। क्लियर है, मिनिमम क्यूमुलेटिव कॉस्ट मतलब जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, वो उसके थ्रू क्या करेगा, डिफरेंट नोड्स में पहुंचेगा। इसलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, मतलब कि स्टेटमेंट जो बोथ है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, वो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस तो आपको हर ईयर में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है जहाँ ट्री है और इस ट्री को आपको सॉल्व करना है किसके थ्रू, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के थ्रू। यहाँ आपको बताया है यूजिंग अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, रूट की, इस रूट की वैल्यू को फाइंड करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग, इससे पहले हम समझते हैं कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम क्या होता है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम का ही एडवांस वर्जन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, मिनीमैक्स एल्गोरिथम से का ही एडवांस वर्जन कौन होता है, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग होता है। मतलब कि
अब एडवांस वर्जन है, मतलब इसमें कुछ क्या होगा, डिफेक्ट होगा, तो उसको उसने क्या किया है, ओवरकम किया है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम में हमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी लेवल्स दिए रहेंगे ट्री में जितने भी लेवल्स दिए रहेंगे, हर लेवल के हर नोड को क्या करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था, जिससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या होती थी, बढ़ जाती थी, लार्ज हो जाती थी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहती थी। तो यहाँ पर क्या करता था, इसीलिए इसका एडवांस वर्जन निकाला गया अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग, जो क्या करता है, जहाँ पर हमको लगा कि इस ट्री से हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है या हमें वो वैल्यू फाइंड करनी ही नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है, तो उस ट्री को हम क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे, सर्च ही नहीं करेंगे। तो जब हम किसी नोड को सर्च नहीं कर रहे हैं या किसी ट्री पे कोई नोड है उसको सर्च नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा। क्लियर है? तो इसलिए इसका क्या होता है, एडवांस वर्जन। ठीक है, अब हम सिंपल समझते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में दो चीज़ रहता है, एक आपका रहेगा क्या, अल्फ़ा, और एक रहता है बीटा। अल्फ़ा हमेशा किस पे वर्क करेगा, मैक्स वैल्यू पे, क्लियर है, और बीटा मीन वैल्यू पे, ये हमको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको हर लेवल में क्या दिया गया है, मैक्स और मीन डिफाइन कर दिया गया है। आपको इसी तरीके से ही क्वेश्चन देगा कि हर लेवल में आपको मैक्स और मीन दे देगा। तो ये मैक्स है, इफ़ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बता देती हूँ, ये मैक्स, ये मीन हो गया, और फिर से ये मैक्स है। मैंने बताया मैक्स के लिए क्या लेना है, अल्फ़ा, और मीन के लिए बीटा। इसका मतलब इस लेवल में हम लोग सभी के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ पर अल्फ़ा मतलब कि रूट नोड जो हमें निकालनी है। क्लियर? अब हम देखते हैं, एक एक करके सर्च करते हैं। सबसे पहले ये 3 है और ये 5 है। क्लियर? यहाँ हम सबसे पहले रूट नोड में पहुँचे, रूट नोड से हम कहाँ हैं, यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, क्योंकि वैल्यू हमारे पास कहाँ है, लास्ट में है। मतलब जो अब आपको एक पॉइंट और याद आया, मतलब मिल जाएगा कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम या फिर अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग किस पे वर्क करता है, DFS पे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम पहले डेप्थ में जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं सर्चिंग। डेप्थ में गए, हमको क्या मिला, सबसे पहले नोड की वैल्यू 3। इसका मतलब सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू को अपडेट कर देंगे 3 से। क्लियर है? अब अल्फ़ा क्या बोलता है, मैक्स वैल्यू रखा, इसका मतलब इस D की वैल्यू हमें फाइंड नहीं हुई है। D की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी। ये हमें पता है कि 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी। अगर हमें उससे बड़ी वैल्यू कोई मिलती है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू अपडेट करेंगे, नहीं मिलेगी तो एज इट इज़ वो D की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अब इसको सर्च करते हैं, तो ये 5 है, 3 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 5, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, 5, ग्रेटर वैल्यू हम लोग को लेनी थी। वैसे ही हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 है, अब हम कहाँ पहुँच गए, B में पहुँच गए, मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, 5। अब बीटा मतलब मिनिमम, तो 5 से क्या होनी चाहिए, लेस होगी, तभी हम उसको अपडेट करेंगे, वरना एज इट इज़ रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ सर्च करना है, ये 6 और ये 9। सबसे पहले यहाँ हमें अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है, मतलब कि ग्रेटर क्या है, 9। क्लियर है? तो ये E की वैल्यू 9 हुई। अब ये 9 हम इससे कंपेयर करेंगे, छोटी है कि बड़ी है, मिनिमम है ऑफ कोर्स, तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू मिनिमम है यहाँ 5 और ये ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि हमें यहाँ क्या लेना था, मीन वैल्यू। बीटा की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए, बट ये क्या थी, बड़ी थी, इसलिए हमने 5 ले लिया। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू को बता देगा कि भाई अगर तेरे पास 5 से बड़ी वैल्यू आती है तो तू उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना, वरना नहीं करना। क्लियर है? तो अब हम इसके लिए हमें यहाँ सर्च करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर हम यहाँ आ जाएंगे, तो 1 और 2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अभी, 1, अपडेट कर देते हैं। 1 हमने अपडेट किया, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये क्या है, 2 है। अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये 2 हट जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया, क्योंकि बड़ी थी तो हमने उसको अपडेट कर दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर चली गई और ये बीटा की वैल्यू बन गई 2, मतलब 2 से अगर लेस होगी तो वैल्यू हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो उसके लिए हमें सर्च करना है 0 और -1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। -1 क्या है, छोटी है, हमें छोटी वैल्यू नहीं लेनी, हमें 0 से बड़ी लेनी थी, तो वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। क्लियर है?
तो यहाँ बीटा की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए, 0 क्या है, लेस है, तो हम इसको अपडेट करेंगे, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 0 होगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 या फिर 5 से ग्रेटर, अगर उसको ग्रेटर वैल्यू मिलेगी तो वो ए की वैल्यू ले लेगा, वरना क्या लेगा, 5 ही लेगा। तो यहाँ देखो 0 है और 5 लेस है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, इसका मतलब रूट की वैल्यू क्या निकली, 5 निकली। तो आंसर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। अब मैंने बोला कि अल्फ़ा बीटा में प्रूनिंग एक जो है वो क्या बताता है कि हमें कोई ट्री को सर्च नहीं करना है, कम टाइम लगेगा सर्च करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, कुछ ट्री को हम क्या कर देंगे, प्रून कर देंगे, हटा देंगे, सर्च नहीं करेंगे। बट एट वर्स्ट केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सभी नोड को एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब सर्च करना पड़ेगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, वर्स्ट केस में। तो जैसे लेवल जब बढ़ेगा ना ट्री का, तो वहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग आपका जो है वो एग्जैक्टली वर्क करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। क्लियर है। और सिंपल अगर मिनीमैक्स एल्गोरिथम में हम देखेंगे तो आपको सिंपल यहाँ मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों में आप मैक्स की वैल्यू लोगे, इसकी भी आप मैक्स की वैल्यू लोगे, इसकी भी और इसकी भी, बस सिंपल आपको करना है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हर नोड में विजिट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये था क्या, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग और मिनीमैक्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या बोला, स्टेटमेंट वाइज दिया है, जहाँ पर आपको स्टेटमेंट में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा फॉल्स। क्लियर है। एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ए बोल रहा है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च इज़ नॉट ऑप्टिमल बट इट इज़ ऑफन इफिशिएंट। मतलब कि जो ग्रीडी बेस्ड एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमल नहीं होता पर इफ़िशिएंट होता है। इफ़िशिएंट मतलब कि गुड सोल्यूशन देगा। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रीडी बेस्ड एल्गोरिथम होता है वो कैसे काम करता है, लालच वाला काम करता है, कि वो जिस नोड पे है उस नोड से वो क्या करेगा, सभी नोड के लिए सर्च करेगा, और जिसका यहाँ जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, उस पर वो जाके उसके थ्रू वो उस नोड पे पहुँच जाएगा। मतलब वो उस करंट नोड के लिए क्या करता है, ग्रीडी चूज़ करता है, ग्रीडी वैल्यू को चूज़ करता है। हो सकता है कि ये आगे जब आप गोल नोड में पहुँचो तो गोल नोड के लिए आपके लिए क्या करेगा, कोई बड़ी वैल्यू दे, मतलब लीस्ट वैल्यू ना मिले आपको, ऑप्टिमल वैल्यू ना मिले। हो सकता है कि आपने इधर की जो वैल्यूज़ छोड़ी है वो आपको लीस्ट वैल्यू में पहुंचाए। इसलिए जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो कभी भी ऑप्टिमल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि वो गुड सोल्यूशन देगा, आपको सोल्यूशन देगा, लेकिन गुड सोल्यूशन देगा। ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट सोल्यूशन आपको नहीं देगा। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए स्टार is complete and optimal provided h of n is admissible और consistent। ए स्टार हमें पता है किस पे वर्क करता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे वर्क करता है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ एन। किसी नोड का ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैसे डिनोट किया जाता है, एच ऑफ एन, और वो कैसा होना चाहिए, एडमिसिबल और कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या होगा, सही होगा। थर्ड क्या बोल रहा है, रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च इज इफिशिएंट इन टर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बट पुअर इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ठीक है, वो किस पे इफ़िशिएंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इफ़िशिएंट है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं है। तो गलत बोल रहा है, क्योंकि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इफ़िशिएंट रहता है, टाइम पे नहीं रहता। उसमें हम लोग को हर नोड में जाना पड़ता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेते हैं। ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्च जहाँ पर आपको देखना पड़ता है, लो कॉस्ट वाली एज को लेनी पड़ती है, उसके बाद हम नोड्स में जाएंगे तो वो टाइम की तो अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन स्पेस की अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, पुअर होती है। तो जस्ट अपोजिट दे दिया, इसलिए जो स्टेटमेंट सी है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एच ऑफ एन इक्वल्स टू 0 इज एन एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक फॉर 8 पजल। तो 8 पजल प्रॉब्लम के लिए जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है नोड की, वो एडमिसिबल कब होगी, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। इसलिए आंसर क्या होने वाला है आपका, सी ओनली होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है FOPL से, मतलब कि प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक जो बोलते हैं हम, उस पर दिया गया है, जहाँ हमें क्वांटिफायर्स का यूज़ करना रहता है।
ठीक है, और डिफरेंट ऑपरेशंस का यूज़ करना रहता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट को उसके प्रेडिकेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेटमेंट दिया है, देयर इज़ अ कंट्री दैट बॉर्डर्स बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मतलब एक कंट्री है, कुछ कंट्री है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर को क्या कर रही है, शेयर कर रही है। क्लियर है। अब उसके लिए आपको बता दिया है कि आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन इसके लिए एक्सप्रेस करना है। ठीक है, बॉय स्टेटमेंट के लिए, जिसमें आप प्रेडिकेट कंट्री ऑफ एक्स लेने वाले हैं, जो क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, और बॉर्डर के लिए आप कैसे शो करोगे, बॉर्डर एक्स और वाई ब्रैकेट के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंट्री है एक्स एंड वाई शेयर द बॉर्डर, इसका मतलब। तो अब हम इस पूरे सेंटेंस की जगह क्या यूज़ करने वाले हैं, इसको और इसको यूज़ करने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाता है, स्पेशली मतलब अगर जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपका ये जो दोनों ऑप्शन में जो दिया है वो क्या चीज़ की बात कर रहा है, कंडीशनल की बात कर रहा है। कंडीशनल यानी इफ़ देन की बात कर रहा है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इफ़ देन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये। तो आप मुझे बताइए कि क्या स्टेटमेंट में कहीं भी इफ़ देन का कंडीशन दिया है कि इफ़ ऐसा होगा तो कंडीशन हम ये लेंगे, नहीं दिया है। तो क्लियर कट हमारे पास ये जो है दो ऑप्शन वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई एक और एलिमिनेट होने वाला है। तो हमें यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करने बोला है, कंट्री एक्स और बॉर्डर एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमें क्या बताना है, बॉर्डर एक्स और वाई के बारे में बताना है। लास्ट वाला को देखिए, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ अ कंट्री बोला है तो हमने क्वांटिफायर कौन सा यूज़ किया है, देयर एग्जिस्ट, जो कि सब में है। क्लियर है, यहाँ पर भी है। बट देखिए यहाँ पर आपको सही तरीके से नहीं बताया, कैसे बता दिया है, जहाँ आपको बॉर्डर के लिए लेना था वहाँ आपको क्या दे दिया, एक्स की वैल्यू कंट्री सी ले लिया है और वाई में ले लिया इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन वो गलत है। सही आंसर क्या होगा, ये हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेडिकेट लॉजिक में देयर एग्जिस्ट, मतलब कि कुछ कंट्री जो है कंट्री सी वो बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं, तो वो जो कंट्री है वो इंडिया के साथ भी बॉर्डर को शेयर कर रहा है। एंड ये एंड का है मतलब दोनों से ही होना चाहिए, और कोई कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर को शेयर कर रहा है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। तो इस तरीके से जो 2020 और 21 में मर्ज साइकिल में जो PYQs पूछे गए थे वो क्वेश्चंस थे। टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे थे, और इसमें मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था, उन सभी को भी आप ज़रूर देखें। और आपको बाकी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।